नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे तिब्बत में आए भयानक भूकंप से भारी तबाही के निशान, जानेंगे कि क्या कोरोना जितना खतरनाक है HMPV वायरस। बात करेंगे आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबीयत के बारे में, देखेंगे ट्रूडो के बाद कौन बन सकता है कनाडा का अगला PM और दिल्ली में किस दिन डाले जाएंगे वोट, हुआ ऐलान। आखिर में बात करेंगे जनसभा में बेल्ट से खुद को मारने वाले आप नेता की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। आसाराम बापू को दुष्कर्म के केस में मिली राहत, जेल में बंद आसाराम बापू को खराब सेहत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। पुलिस को मिली कामयाबी, मध्य प्रदेश पुलिस ने नवादा आकर 3 ठगों को दबोचा, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर की थी 38 लाख रुपए की ठगी। सलमान के घर पर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई, हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस गैंग ने यहीं पर की थी फायरिंग। कोरोना जैसे HMPV वायरस के मिले 8 केस, ज्यादातर बच्चे पीड़ित। महाराष्ट्र में 2 बच्चे पॉजिटिव, कल कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2, बंगाल गुजरात में 1-1 बच्चा मिला था संक्रमित। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। बंदी सिखों की रिहाई की हो रही है मांग, जेल में बंद अमृतपाल के माता पिता को किया गया हाउस अरेस्ट। असम के दीमा हासाओ में उमरांग्स कोयला खदान में बड़ा हादसा, 300 फीट नीचे खदान में भरा पानी, 10 मजदूर अभी भी फंसे, रेस्क्यू अभियान जारी है। दिल्ली आ रही एयर इंडिया विमान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के दौरान हवा में ही बंद हो गया था इंजन। कश्मीर के गुलमर्ग में 2 फीट बर्फबारी के बाद एवलांच, 16 राज्यों में घना कोहरा, राजस्थान के 12 जिलों में स्कूलों की गई छुट्टी। साउथ की सुपरस्टार नयनतारा को चंद्रमुखी के मेकर्स ने भेजा लीगल नोटिस, डॉक्यूमेंट्री में बिना इजाजत फिल्म के फुटेज इस्तेमाल किए, धनुष से भी हुआ था विवाद। भाई ये तो थी कुछ हेडलाइंस, अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। नेपाल की सीमा से सटे तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र शीजांग में मंगलवार की सुबह 1 घंटे के अंदर आए 6 सिलसिलेवार भूकंप, जिसमें रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता मापी गई। शक्तिशाली भूकंप भी शामिल था। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के कारण तिब्बत में जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और करीब 53 लोगों की जान जाने की भी खबर है। भूकंप ने तिब्बत के शिगात्सो शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कई इमारतें समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि शीजांग स्वायत्त क्षेत्र यानी कि तिब्बत के डिंगरी काउंटी में आए 7.1 तीव्रता के भयानक भूकंप में 53 लोगों की जान गई है और 62 लोग घायल हुए हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रास्तों और खुले स्थानों की ओर भाग गए। चीनी मीडिया के अनुसार भूकंप के केंद्र के पास कई इमारतें भी ढह गई। चीन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने कहा कि डिंगरी काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज झटके आए और भूकंप के केंद्र के पास की कई इमारतें ढह गई है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर भाग गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक 7.1 तीव्रता का पहला भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:35 पर नेपाल तिब्बत सीमा के पास शीजांग में आया। इतनी तीव्रता का भूकंप काफी शक्तिशाली माना जाता है और गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम होता है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच भारत में भी वायरस पांव पसार रहा है। देश में HMPV के 8 केस आ चुके हैं। जी हां, बता दें कि लगातार आ रहे मामलों से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। इस वायरस की तुलना कोविड से की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि HMPV कोरोना जैसा ही खतरनाक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या HMPV भी कोरोना जैसी तबाही लाएगा? आपको बता दें कि HMPV और कोरोना दोनों ही ऐसे वायरस हैं जो सांस संबंधी परेशानी का कारण बनते हैं। HMPV एक RNN वायरस है जो न्यूमोविरिडे वायरस परिवार से है, जिसके अधिकतर लक्षण RSV के जैसे होते हैं। RSV भारत में ही होने वाला एक आम वायरस है। इसके केस हर साल आते रहते हैं। कोविड की बात करें तो ये वायरस कोरोना विरेड वायरस परिवार से आता है। हालांकि दोनों वायरस के अधिकतर लक्षण एक जैसे ही हैं। इनके फैलने का तरीका भी लगभग एक जैसा है। संक्रमित के संपर्क में आने और संक्रमित सतहों को छूने और हवा में ड्रॉपलेट्स के जरिए ही ये वायरस फैलते हैं। बचाव के तरीके में एक ही समानताएं हैं। HMPV से बचने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना काफी जरूरी है। लेकिन क्या कोविड जिस तरह से खतरनाक था, HMPV भी उतना ही खतरनाक है? दिल्ली एम्स की एक रिसर्चर बताती हैं कि HMPV नया वायरस नहीं है। भारत में पहले भी इसके मामले आते रहते हैं। पिछले साल दिल्ली में एम्स में एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण के कुल मामलों में से 5% HMPV वायरस के थे। यानी पिछले साल भी भारत में ये वायरस मौजूद था। एम्स में 700 मरीजों पर रिसर्च में ये जानकारी सामने आई थी। रिसर्च में ये भी बताया गया था कि इस वायरस से डेथ रेट ना के बराबर है। अधिकतर मरीज कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। केवल उन लोगों और बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। वहीं बता दें कि BPSC परीक्षा को लेकर चल रहा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबीयत अब खराब होने लगी है। बीती रात PK की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अजीत प्रधान टीम उनके घर पहुंची थी। स्वास्थ्य को देखते हुए टीम ने PK को एडमिट होने की सलाह दी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को गले में दर्द और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। इसके कारण ही डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले गए हैं। PK की माने तो उनका अनशन जारी रहेगा। सोमवार को जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इस दौरान कोर्ट में भी खूब हंगामा देखने को मिला। जमानत पर बाहर आने के बाद प्रशांत किशोर अपने घर पर भी अनशन पर जारी रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग है कि BPSC परीक्षा को रद्द किया जाए। जन स्वराज पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। मतलब साफ है कि PK इस मामले को किसी कीमत पर शांत नहीं होने देना चाहते हैं। जन स्वराज के इस पोस्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि PK अपना अनशन एक बार फिर गांधी मैदान में शुरू कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मेरा अनशन जारी था, जारी है, जारी रहेगा। युवा संघर्ष समिति के बैठक में तय किया जाएगा कि अनशन किस जगह पर शांत होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि BPSC परीक्षा के लिए हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक अंदरूनी कलह और अनिश्चित आर्थिक संभावनाओं के बीच नाराज मतदाताओं के सामने झुक चुके हैं। यानी सरल शब्दों में कहे तो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की जनता ने इस्तीफा देने पर मजबूर कर ही दिया। कभी कनाडा के प्रगतिशील नेता के रूप में पहचाने जाने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक पतन के कगार पर खड़े हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।
जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही समस्या का हल नहीं खत्म हुआ। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आखिर किसे कनाडा का पीएम बनाया जाए जो कि ट्रंप के नए युग के साथ तालमेल रख पाए। इस दावेदारों में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ भारतीय मूल के भी हैं। इन सब में कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे सबसे आगे हैं। सट्टेबाजी बाजार अगले चुनाव के बाद कनाडा के नेता की भूमिका निभाने के लिए उनके पक्ष में है। पूर्व मंत्री और उप प्रधानमंत्री हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा देने से पहले ट्रूडो के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक थे। विदेश मामलों की कमान संभालते हुए उन्होंने देश को अमेरिका और मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने में मदद की। साल 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पोलियेवर लिबरल के हारने पर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा पोल कंजर्वेटिव को लिबरल पर 21 अंकों की बढ़त देते हैं। मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर कॉर्नी को व्यापक रूप से एक मजबूत दावेदार माना जाता है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से स्नातक होने के नाते कॉर्नी अर्थशास्त्र और कूटनीति में दशकों का अनुभव रखते हैं। अनीता आनंद कनाडा की पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। वह मौजूदा ट्रूडो सरकार के मंत्रिमंडल में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्रालय संभाल रही हैं। आपको बता दें कि उनकी भी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर ही दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक चरण में 5 फरवरी 2024 को मतदान होगा। चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 2025 को घोषित हो जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि इस बार दिल्ली में 1,55,24,858 मतदाता वोट डालने के योग्य है। इनमें 83,49,000 पुरुष मतदाता और 71,73,000 महिला मतदाताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए जोर लगा रही है, जबकि भाजपा ने बाजी पलटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी लड़ाई में है, जो अकेले चुनावी मैदान में है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने गुजरात के सूरत में एक जनसभा में खुद को कोड़े मारे, क्योंकि वे अमरेली की मासूम बेटी को न्याय दिलाने में विफल रहे, जिसे मानहानि के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने सार्वजनिक रूप से घुमाया था। मंच से माफी मांगते हुए आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ने हाल ही में अमरेली में एक पाटीदार महिला पर कथित तौर पर भाजपा नेता को बदनाम करने का प्रयास करने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की घटना का हवाला देते हुए अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर खुद को ही कोड़ा मारा। सभा को संबोधित करते हुए इटालिया ने कहा कि वह पीड़ितों के लिए कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के शासन में अधिकारियों और नेताओं के भ्रष्ट गठजोड़ ने लोगों के लिए न्याय पाना मुश्किल बना दिया है, जिसके बाद वह मंच पर खुद को बेल्ट से मारने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है, जिसमें इटालिया माफी मांगते हुए खुद को ही कोड़े मारते हुए नजर आ रहे थे, जबकि मंच पर मौजूद नेता उन्हें रोकने के लिए दौड़ते नजर आए। उन्होंने खुद को कोड़े मारने से पहले कहा कि गुजरात ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने, बडोदरा नाव पलटने की घटना, विभिन्न जगह अवैध शराब से हुई त्रासदियों, आग की घटनाओं और सरकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों जैसी कई घटनाएं देखी है, लेकिन मैं पीड़ितों को न्याय दिलाने में असमर्थ रहा हूं। मंच पर मौजूद नेता उन्हें कोड़े मारने से रोकने के लिए दौड़ते नजर आए। अमरेली की महिला को भाजपा विधायक को बदनाम करने की साजिश में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते चले कि शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी। हालांकि पुलिस द्वारा उसे परेड करवाते हुए दिखाए जाने वाले वीडियो के बाद विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। भाई ये तो थी आज की हमारी कुछ बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीबी न्यूज़ के साथ।